हेलो बच्चों, आज फिर से हम मानव भूगोल की संकल्पनाएं, मानव और वातावरण की संकल्पनाओं के बारे में बात करेंगे। मैं डॉक्टर सुमन सिंह सेकेंड ईयर ह्यूमन ज्योग्राफी के बच्चों से बात करना चाह रही हूँ। पिछले तीन वीडियो में हमने निश्चयवाद और संभववाद की बात की है। आज हम बात करेंगे नवनिश्चयवाद की। जब नियतिवाद में अतिरेकता हुई, नियतिवादी विद्वानों ने ये कहा कि मानव प्रकृति की उपज है, मोम का पुतला है और मानव कोई भी क्रिया बिना प्रकृति के मदद से नहीं कर सकता, या प्रकृति पर मानव पूर्णतः निर्भर है। मानव की कोई भी क्रिया जो है वो प्रकृति से अलग हटकर नहीं है, और प्रकृति जो भी स्थिति मानव को देती है, मानव उसी स्थिति में अपना जीवन जीता है। फिर संभववाद आया। संभववाद ने कहा नहीं, मानव सक्षम है, बौद्धिक रूप से इतना सक्षम है कि वो विकास कर सकता है, जिसका एग्जाम्पल जापान, अमेरिका, इंग्लैंड, इनमें हुए विकासों को दिया गया। तो संभववादियों ने भी ये कहा कि मानव सर्वसक्षम है और प्रकृति में बहुत सारी संभावनाएं हैं, और उन संभावनाओं का उपयोग मानव अपने बौद्धिक विकास से करके प्रकृति को अपने अनुकूल बना लेता है। दोनों ही सिद्धांतों की आलोचना हुई और दोनों आलोचनाओं के आधार पर एक नए सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ, जिसे कहते हैं नवनिश्चयवाद। अब नवनिश्चयवाद क्या है? नवनिश्चयवाद से तात्पर्य है कि पहले तो थोड़ा सा मैं दोबारा से बताऊंगी कि निश्चयवादियों और संभववादियों के बीच का जो मध्यम मार्ग निकाला गया, वो निकालने वाले कुछ विद्वान थे, जिनमें थे ग्रिफिथ टेलर, कार्ल सावर, रोजर मिन्सुल। इन्होंने वास्तविकता को स्वीकार किया और ये कहा कि ना तो प्रकृति ही निरंकुश है और ना ही मानव सर्वत्र सक्षम है। यानी आपके प्रकृति पर जो परिवर्तन है वो मानव की बौद्धिक क्षमता से है, और बहुत सारे जो प्रकृति के द्वारा आपको नियंत्रण किया जाता है उसमें, जैसे पिछले वीडियो में भी मैंने आपको कोरोना के बारे में कहा था कि जैसे भूकंप आता है उसमें हमारे इंसान का कोई जोर नहीं चलता। खूब हमने ये कोशिश कर ली कि भूकंप आने से पहले हम उसको रोक पाएँ, पर ऐसा नहीं हो पाता। उसी तरह से ज्वालामुखी का फटना, इंसान कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन जो ज्वालामुखी फटते हैं, लावा उसमें से प्राकृतिक गैस और लावा बाहर निकलता है, उस क्रिया को मनुष्य अपने किसी भी कार्य के द्वारा नहीं रोक सकता। और जैसे बाढ़ का आना, महामारियां फैलना, ये सब प्रकृति एक समय के बाद आपको बताती है कि आप मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हो, आप मेरे साथ बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ कर रहे हो, तो मैं अपना एक विध्वंस रूप दिखाऊंगी आपको। चाहे वो फिर बाढ़ हो, चाहे आपका अकाल हो, चाहे आपकी महामारियां हो, चाहे आपका प्राकृतिक आपदाएं हों। तो दोनों ये जो दो तीन विद्वान थे, ग्रिफिथ टेलर, कार्ल सावर और रोजर मिन्सुल, इन लोगों ने ये कहा कि नहीं, ना तो प्रकृति ही निरंकुश है, यानी प्रकृति जब चाहे जब मानव को मोल्ड कर ले, ऐसा नहीं है। प्रकृति के अनुसार मानव कार्य करता है, लेकिन अपनी बौद्धिक क्षमता का भी उपयोग करता है। और ना ही मानव निरंकुश है, क्योंकि यदि मानव निरंकुश होता, मानव सर्व सक्षम होता, तो वर्तमान में सबसे पहले तो ये एक ही दिन में कोरोना पर विजय प्राप्त कर ली जाती। कोरोना जैसी कोई बीमारी फैलने ही नहीं दी जाती। सबसे बड़ा एग्जाम्पल इस समय विश्व का इस पर है। तो मनुष्य सर्व सक्षम नहीं है, उसकी भी अपनी सीमाएं हैं, वो सीमाओं में रहकर काम करता है, और प्रकृति के द्वारा दी गई सीमाओं को वो हमेशा उनके बंधन में रहता है। 1920 में ग्रिफिथ टेलर ने अपने ग्रंथ ऑस्ट्रेलिया और 1951 में प्रकाशित 20वीं सदी में भूगोल में मानव की सृजन शक्ति को स्वीकार किया कि यस, मानव बुद्धि जीवी है, मानव अपने बुद्धि से बहुत सारे विकास उसने विश्व में दिखाई देते हैं। इनके अनुसार मनुष्य एक महानगर के चौराहे पर खड़ा हुआ संचालक है।
जो प्रवाह गति में तो परिवर्तन कर सकता है, लेकिन उसकी दिशा नहीं बदल सकता। अब आपने ट्रैफिक इंस्पेक्टर या ट्रैफिक हवलदार देखा है जो वहाँ रोड के बीच में, जहाँ कभी कभी जब रेड लाइट बंद हो जाती है तो वो अपने हाथों के इशारे से पूरी यातायात को संचालित करता है। तो आप देखिए कि वो हाथ से ये बताता है कि अब आपको नॉर्थ वाले साइड मैंने खोल दिया है, अब नॉर्थ साइड में जाइए। फिर वो जिधर उसका हाथ होता है उसी दिशा में परिवहन चलता है। मतलब वो जहाँ यस करेगा हाथ को वहाँ करेगा, जहाँ वो हाथ से रोक देगा वहाँ पर आपका परिवहन रुक जाता है। लेकिन जो व्हीकल्स आते हैं, जो यातायात के साधन आ रहे होते हैं, उनकी दिशा नहीं बदल सकता। वो ये नहीं कह सकता कि आपको इधर नहीं जाना है, आप इस तरफ जाइए, क्योंकि दिशा बदलने का कार्य केवल और केवल वह चालक करता है जो उस वाहन को चला रहा है। तो इसमें मानव को एक संचालक माना है जो गति में, प्रवाह गति में तो परिवर्तन करता है, यानी विकास तो कर सकता है, लेकिन पूर्णतः पृथ्वी को परिवर्तित कर दे, पूर्णतः प्रकृति को परिवर्तित कर दे, ऐसा मनुष्य सक्षम नहीं है। अब इसके बाद इन्होंने एक और बात कही कि भूतल पर जितने भी बिल्कुल नितांत प्राकृतिक प्रतिकूलता वाले जो क्षेत्र हैं वो आज भी मनुष्य के लिए प्रतिकूल ही हैं। जैसे मैंने आपको कल भी एग्जांपल दिया था, आज फिर से बताती हूँ कि जितने भी ध्रुवीय क्षेत्र हैं जहाँ हमेशा बर्फ़ जमी रहती है, जहाँ लगातार टेम्परेचर जो है वो -30, 40, 50 तक चला जाता है, वहाँ पर मानव आज भी अपने निवास स्थान नहीं बना पाया, क्योंकि वहाँ प्रकृति प्रभावी है। मनुष्य अभी तक वहाँ प्रभाव अपना नहीं डाल पाया है। तो अतः ये कह सकते हैं कि मानव की भी सीमाएं होती हैं और मानव अपनी सीमाओं में ही रहकर प्राकृतिक परिवेश को प्रभावित करता है। A.F. मार्टिन जो थे उन्होंने कहा कि भौतिक परिवेश की क्रियाओं का प्रभाव मानव के मस्तिष्क और अंततः उसकी क्रियाओं पर पड़ना ही चाहिए। यानी आपका भौतिक परिवेश जो है कि इस समय जैसे अगस्त का महीना है और बारिश का मौसम है, तो ये जो बारिश का मौसम है ये आपकी किन किन क्रियाओं को प्रभावित कर रहा है। आप देखिए, जब तेज़ बारिश हो रही होती है और हम यदि सड़क पर हैं तो हम कोई एक ऐसा स्थान ढूंढते हैं जहाँ पर वो तेज़ बारिश से हम बच सकें। हम बारिश को तो नहीं रोक पाते, या बारिश हो ही नहीं रही है और बहुत अधिक गर्मी है, उस गर्मी को हम झेल नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम इतने सक्षम नहीं हैं कि हम ये कहें कि चल बारिश हो जाए। तो मानव प्रकृति के साथ सामंजस्य कर सकता है, लेकिन प्रकृति को निर्देशित नहीं कर सकता। इसमें मानव को जैसे कई सारे, मैंने कल भी आपको 1-2 एग्जाम्पल उसमें दिए थे कि एक जैसे एक समान क्षेत्र जो हैं उनको जब देखते हैं हम, तो उन एक समान क्षेत्रों में भी मनुष्य का विकास जो है वो अलग अलग दिखाई देता है। यदि मनुष्य की बुद्धि एक जैसी होती तो विकास सब जगह एक जैसा होता। यानी आप जैसे देखते कि 23.5 डिग्री से लेकर 45 डिग्री तक के अक्षांशीय क्षेत्र में जितने लोग रहते हैं वो एक तरह का विकास करते हैं, क्योंकि सबकी बौद्धिक क्षमता एक से। लेकिन ऐसा नहीं है, बौद्धिक क्षमता का प्रभाव अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीके से देखने को मिलता है। जैसे आप ये देख सकते हैं कि प्राकृतिक प्रतिकूलताओं के बावजूद इजराइल ने कृषि के क्षेत्र में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान विश्व को दिया है, और आज प्रत्येक वो क्षेत्र जहाँ पानी की कमी है और मिट्टी मरुस्थलीय है, वो जाकर उस इजराइल से, उस छोटे से देश से वो टेक्निक सीख रहे हैं कि किस तरह से उसने अपने कम संसाधनों में अपने देश को संपन्न बनाने के लिए, अपने देश को स्वयंभू बनाने के लिए, कि हम किसी पर डिपेंड ना रहें, आत्मनिर्भर बनाने के लिए उसने जो तकनीकों का उपयोग किया है, उन तकनीकों को आज पूरा विश्व मान रहा है। तो वहाँ के मनुष्य, और ऐसे वैसे मरुस्थलीय एरिया बहुत सारे एरिया हैं, लेकिन हर जगह के मरुस्थल एरिया में हर जगह के लोगों ने उतना विकास नहीं किया।
तो ये एक वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें तो ये सारे उदाहरण आपके सामने हैं कि मनुष्य अपनी बौद्धिक क्षमता का उपयोग करता है और एक ही प्रकार की प्राकृतिक परिस्थिति वाले क्षेत्रों में भी विकास का जो स्तर है वो अलग अलग दिखाई देता है। अब इसमें आधुनिक दशकों में ग्रिफिथ टेलर ने नवनिश्चयवाद को आगे बढ़ाया। इसने नवनिश्चयवाद को रुको और जाओ निश्चयवाद का नाम दिया कि पहले आप उस बात को समझो, समझकर क्रिया करो और क्रिया करके फिर जाओ, यानी नियति और संभववाद के बीच का रास्ता निकाला। इन्होंने मानव का बौद्धिक और अनुभविक ज्ञान और साधनों के सार्थक उपयोग को भी महत्व दिया। उसके साथ साथ भूतल विकास, विकसित व अनुकूल सांस्कृतिक दृश्यभूमि को भी ध्यान में रखा। बुद्धिमत्तापूर्ण जिस तरह से मनुष्य ने अपनी सारी इन प्रकृति के द्वारा दी गई सुविधाओं का उपयोग किया है उसको भी महत्वपूर्ण माना। अतः इन सारी बातों से जो हमने नियतिवाद में की, हमने संभववाद में की और अब हम नवनिश्चयवाद में कर रहे हैं, इन सभी बातों का एक स्पष्ट तथ्य निकल कर आता है कि प्रकृति का प्रभाव प्राकृतिक परिवेश से आच्छादित प्रदेशों में पूर्णतः स्पष्ट रूप से हमको दिखाई देता है। पूर्णतः स्पष्ट रूप से हम उसको देख सकते हैं। और जैसे ध्रुवीय प्रदेश मानव पुंजों के निकट ही हैं, वहाँ पर जैसे आपके ध्रुवीय प्रदेश के आसपास काफ़ी ऐसे एरिया हैं जहाँ मानव है, लेकिन ध्रुवीय प्रदेश में मानव बसाव नहीं है। तो ध्रुवीय प्रदेश मानव पुंजों के निकट होते हुए भी जनविहीन होते हैं। दूसरा, मानव आवासित प्रदेश में मानव निर्मित तत्वों की पृष्ठभूमि में व्याप्त है। जैसे जापान का विकास देख लीजिए आप, मानव का चंद्रमा की धरती पर उतरना वो उसकी बुद्धि का ही प्रयोग एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है। तो ये जितने भी विद्वान थे इन सब ने, फेब्रे, ब्रून्स, टेलर, मार्टिन, बाद में इन सब ने भी, विद्वानों ने जो नियतिवाद के और संभववाद के समर्थक थे, इन लोगों ने बाद में स्वीकार किया कि मानव का कल्याण जो है वो प्रकृति से युद्ध करने में नहीं है, बल्कि प्रकृति के साथ सहयोग और समायोजन करने में है। तो आज मैं आपको ये तीनों संकल्पनाएं बता चुकी हूँ। तीनों संकल्पनाओं में कुछ वर्तमान और कुछ प्राचीन परिप्रेक्ष्य में उदाहरण भी मैंने दिए हैं आप लोगों को। अब आप लोग इन तीनों परिकल्पनाओं को पढ़िए। नेक्स्ट मैं आप लोगों को इनका असाइनमेंट दूंगी और उस असाइनमेंट को आप लोग यदि करें और उसमें कोई आपको दिक्कत आए तो आप लोग मुझे कांटेक्ट करें। मैं व्हाट्सएप ग्रुप पर हूँ आपके साथ, आप लोग मुझसे जुड़े और मुझसे प्रश्न पूछिए। धन्यवाद।